हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 11th के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और जिसमें हम क्लास 11th के एनसीईआरटी के 3 इकाई कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हम चैप्टर 7 तक पूरा पढ़ चुके हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी को। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हो। आज की वीडियो में हम इकाई 4 यानी यूनिट 4 रहेगी और इस यूनिट 4 में हम पूरा का पूरा जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं एक बार। जैसे हम आज इसका सबसे पहला चैप्टर आता है वायुमंडल संगठन और संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व। फिर सूर्यताप के बारे में पढ़ेंगे अगला चैप्टर। फिर वायुदाब और वायुदाब पेटियों के बारे में, पवनों के बारे में, साइक्लोन के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वर्षण, वाष्पीकरण कैसे होता है, पाला, धुंध, कोहरा, बादलों के प्रकार, वर्षा के प्रकार, उनका विश्व वितरण, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और लास्ट में विश्व जलवायु, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, भूमंडलीय ऊष्मन और आपकी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो ये सारा का सारा हमारा यूनिट 4 में आएगा और क्लास 11th के एनसीईआरटी में ही। तो नियर अबाउट आपके 16 चैप्टर हैं भाई क्लास 11th के एनसीईआरटी में। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इजी चैप्टर हैं और आपने पहले पढ़ भी रखा है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर ज़रूर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। ठीक है, आप सबको पता है भाई कि कोई भी व्यक्ति बिना वायु के नहीं रह सकता। भोजन पानी के बिना तो हम कुछ टाइम तक रह भी सकते हैं, पर गैसें जो हमारी वायु है उसके बिना तो जीना असंभव है। सांस लिए बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। वायुमंडल भी क्या है? वायुमंडल भी आपकी विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। जो वायुमंडल आप अर्थ के चारों ओर देखते हो वो और कुछ नहीं है, अलग अलग टाइप की जो गैसें हैं उनका मिक्स रूप है। मनुष्य और जंतुओं के जीवन जीने के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन है, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सारी की सारी गैसें आपके वायुमंडल में ही पाई जाती हैं। अगर वायु की बात करें तो पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है और इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक ही स्थित होता है। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें तो कुल द्रव्यमान का 99% भाग हमारी पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। जो गैसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है उनका। वायु आपकी रंगहीन होती है, गंधहीन होती हैं और इसके अलावा तो जो वायु होती है, वायु की ना तो कोई रंग होता है ना गंध होती है और पवन की तरह बहती है और हम इसे केवल महसूस कर सकती हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है वायुमंडल का संगठन। ये समझने की चीज़ है। वायुमंडल आपकी गैस, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। यानी गैसें भी हैं, जलवाष्प भी हैं। हमारे वायुमंडल में 0 से 4% के बीच में आपके जलवाष्प देखने को मिलते हैं और धूल कण भी हैं। हवा में उपस्थित उन गैसों का मिश्रण, वायुमंडल के निचले भागों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, गैसेस भी, जलवाष्प भी और धूल कण भी। वायुमंडल की ऊपरी लेयर्स की बात करें तो वहाँ पर गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है। जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है बिल्कुल शून्य हो जाती है, यानी नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर के बाद आपकी ऑक्सीजन नहीं मिलती वायुमंडल में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्पों की बात करें तो वो तो हमारी पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। गाइस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन 120 किलोमीटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जलवाष्प 90 किलोमीटर। गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है मौसम विज्ञान की दृष्टि से आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। एक बार आप ये रेशो देख लो गैसेस का, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप एडजेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर एडजेक्ट लिखी हुई है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, थर्ड नंबर पर ऑर्गन आती हैं 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पर 0.036%, नियोन की मात्रा आती है फिफ्थ नंबर पर। देखो गाइस, पीजीटी में क्या होता है ना, अब एग्जामिनर ने क्या किया पीजीटी में, एक बार आई थिंक DSSB का ही एग्जाम था, तो उसमें नियोन, क्रिप्टॉन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जनोन तक की ये जो 4 गैसें हैं इनको सीक्वेंस में लगाना दे दिया।
तो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, आपको इस सीक्वेंस में पता होनी चाहिए सारी गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियोन आती है 0.02%, फिर हीलियम 0.0005%, क्रेप्टोन 0.001%, जेनोन 0.00009%, और लास्ट में आते हैं हाइड्रोजन 0.00005%। तो ये सारी गैसों का अगर हम बात करें मिश्रण हमारे वायुमंडल में ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है, क्यों? क्योंकि ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। सौर विकिरण क्या है? यानी सूर्य से आने वाली ऊष्मा या तापमान। और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अब पार्थिव विकिरण क्या होता है? पार्थिव विकिरण होता है भाई पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है, ठीक है। सौर विकिरण सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, पार्थिव विकिरण पृथ्वी के द्वारा छोड़ी जाने वाला विकिरण, ठीक है। तो पार्थिव विकिरण के लिए तो अपारदर्शी, यानी पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देती कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा को, और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, उसको आने देती है। तो सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है और उसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह आपकी CO2 गैस ही उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, सबसे ज़्यादा CO2 का ही है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशक से जीवाश्म ईंधन हम लगातार जला रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसने हवा के तापमान को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा प्रमुख घटक है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझ गए। ये एक ऐसी गैस है जो अपने अंदर तापमान को, सूर्य से आने वाली गर्मी को अब्जॉर्व करके रख लेती है, फिर उसको रिलीज नहीं करती, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे अपर नेम आता है CO2 का। ओजोन वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण लेयर है, घटक है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि ओजोन हमारे वायुमंडल में कितने से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। मैक्सिमम की बात करें तो भाई आपकी मैक्सिमम अगर हम देखें तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच बिल्कुल सघन रूप से हमें ओजोन गैस देखने को मिलती है। ये एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करके पृथ्वी की सतह पर उन्हें पहुंचने से रोक देती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जलवाष्प। अब जलवाष्प क्या करते हैं? हम वायुमंडल का संगठन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। जलवाष्प 0 से 4% की मात्रा होती है केवल इनकी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4%। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। हमने अभी पढ़ा कि 90 किलोमीटर के बाद आपके किसी प्रकार के वायुमंडल में जलवाष्प देखने को नहीं मिलते। गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में ये हवा का आयतन 4% होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ना, जलवाष्प की मात्रा आपके गर्म और आर्द्र उष्ण एरिया में ही देखने को मिलती है, और वहाँ पर मैक्सिमम 4% होती है। ध्रुव जैसे पोलर जैसे जो ठंडे इलाके हैं, या रेगिस्तान जैसे जो शुष्क इलाके हैं, वहां पर हवा के आयतन के केवल 1% भाग से भी कम जलवाष्प देखने को मिलते हैं। तो समझ गए आप, गर्म आर्द्र उष्ण भागों में जलवाष्प की मात्रा 4% मैक्सिमम होती है, और रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों में इनकी जो आयतन होता है केवल 1% भाग से भी कम होता है जलवाष्प का। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर बात करें तो जलवाष्प की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। तो भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो जो वाटर वेपर है, इसे इंग्लिश में वाटर वेपर कहते हैं, तो वाटर वेपर की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है। सूर्य से निकलने वाले कुछ ताप को भी अवशोषित करता है, ठीक है, जलवाष्प, और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करता है। इस प्रकार ये एक कंबल की तरह काम करता है, जो कि पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देता है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देता है। अगर एक किसी वायु में पूरी तरह जलवाष्प भरे हुए हैं तो वायु आपकी पूरी तरह संतृप्त होगी, 100% उसमें आर्द्रता होगी, फिर वर्षा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्षण में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो जलवाष्प एक कंबल की तरह काम करता है, सूर्य से आने वाले कुछ तापमान को अपने अंदर अब्जॉर्ब भी कर लेता है, और पृथ्वी से जो ताप निकलता है उसको भी फैला डालता है। तो इससे ना तो अधिक गर्म होती है हमारी पृथ्वी, ना ही अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल में आते हैं भाई धूल कण।
ये बिल्कुल छोटे छोटे ठोस कण होते हैं, जो आप देखते भी होगे कई बार कहीं से थोड़ी सी रोशनी आ रही हो ना इस तरीके से, तो उस रोशनी में आप देखते होगे छोटे 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 जो धूल कण है वो उड़ते रहते हैं, तो वही होते हैं धूल कण, कुछ अलग से नहीं होते। ये छोटे छोटे कण समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालीमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण, इन सब से निकलते हैं। धूल कण वायुमंडल के निचले भाग में ही मौजूद होते हैं और फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। धूल कणों का अगर सबसे अधिक जमाव की बात करें तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवाओं के कारण होता है, क्योंकि सूखी हवाओं के साथ ही उड़कर चलते हैं ये धूल कण। विषुवत भूमध्य रेखीय के क्षेत्रों की बात करें या ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ ये अधिक मात्रा में होते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही कणों की तरह काम करते हैं। देखो गाइस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कौन से कण काम करते हैं, तो ऑप्शन में था धूल और नमक के कण, तो आपको इसे याद रखना है। आर्द्रता ग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर आपका जो वाटर वेपर है वो इन धूल कणों के साथ ही चिपक कर ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करते हैं। तो अपने आर्द्रता ग्राही केंद्र यानी आर्द्रता ग्रहण करने वाला ये सेंटर बन जाते हैं ये धूल कण या नमक के कण, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के चारों ओर वाटर वेपर यानी जलवाष्प चिपकते हैं और बादलों का निर्माण करते हैं जिससे आपकी वर्षा होती है। तो वायुमंडल के संगठन में मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पढ़ाई, ओजोन गैस पढ़ाई, हमने जलवाष्प पढ़े, धूल कण पढ़े, ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट किया है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल अपना अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न लेयर्स का बना हुआ है, कोई एक लेयर नहीं है, आप सभी लेयर्स जानते भी हों। पृथ्वी की सतह के पास सबसे अधिक घनत्व होता है वायुमंडल का। जैसे ऊंचाई बढ़ेगी आपका घनत्व भी घटता चला जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आती है आपकी क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं इंग्लिश में, संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, बाह्य वायुमंडल, एक्सोस्फियर और बहिर्मंडल, ये बाह्य वायुमंडल को आयनोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल, और बहिर्मंडल को कहते हैं एक्सोस्फियर। सबसे पहले आती है सबसे नीचे की तरफ ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। देखो ये 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। बाकी ध्रुव के निकट इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। गाइस ये एग्जाम में पूछा जाता है वायुमंडल की ऐसी कौन सी लेयर है जिसकी ध्रुवों के निकट ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, तो आपका आंसर रहेगा ट्रोपोस्फियर। ये जो क्षोभ मंडल है इसकी जो मोटाई है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है और इसी आपकी परत में, इसी आपकी लेयर में धूलकण और जलवाष्प सबसे ज़्यादा मौजूद भी होते हैं, ठीक है। तो ये मोटाई आपकी भूमध्य रेखा पर इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर तेज वायु का बहाव होता है जिससे ताप भी अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, ठीक है। और विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा पर तो आपका टेम्परेचर वैसे भी अधिक होता है और इसी लेयर में आपके सभी लेयरों की अपेक्षा धूलकण और जलवाष्प भी अधिक होते हैं। अगर हम बात करें मौसम परिवर्तन संबंधी जितनी भी आपकी घटनाएं हैं सारी की सारी आपकी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, तूफान आना, आंधी, बारिश, सब कुछ, ठीक है, प्रत्येक जितनी भी एक्टिविटी है ना वेदर से रिलेटेड सब कुछ आपके ट्रोपोस्फियर में होती है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो घटता है। ये पूछा जाता है कि एक कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है और इसे नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, यानी तापमान की सामान्य गिरावट दर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है, यानी अगर हम बात करें मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होगी, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। जैविक यानी जिनमें जीवन पाया जाता है उन सबके लिए ट्रोपोस्फियर सबसे महत्वपूर्ण है। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों को अलग करने के लिए एक आपकी सीमा है जिसको कहते हैं ट्रोपोस्पोज यानी क्षोभ सीमा।
विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस होता है और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो माइनस में टेम्परेचर होता है, क्योंकि आपको मैंने अभी आपको पढ़ाया कि भाई 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस में जाता है। ठीक है, तो आपकी क्षोभ सीमा तो नियर अबाउट हमने अभी पढ़ा कि भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, तो ये घटते घटते टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ध्रुव के निकट -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण ही इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर स्थिर हो जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल की ट्रोपोस्फेयर की एक विशेषता है कि वहाँ पर आपका प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा और क्षोभ सीमा आते ही ये टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा, इसमें कोई गिरावट नहीं होती। इसी वजह से अलग लेयर शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इसके बाद समताप मंडल। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है वायुमंडल में। एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, हमने अभी पढ़ा, और पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से भी बचाती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आती है इसके बाद मध्य मंडल। देखो स्ट्रेटोस्फेयर की एक विशेषता और, ये आपकी जहाज, जो आपके जहाज होते हैं हवाई जहाज, उनके लिए बेस्ट लेयर होती है, हवा कम चलती है इसमें। मध्य मंडल आती है समताप मंडल के ठीक ऊपर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फेयर कहते हैं। इसमें आपकी ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में कमी होने लगेगी। जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तापमान फिर से कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर जो टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना डायग्राम, ये डायग्राम है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये डायग्राम आपका एग्जाम में पूछा जाता है। केवीएस पीजीटी के एग्जाम में और टीजीटी के एग्जाम में इस डायग्राम को डाला था एग्जामिनर ने, और इसमें ऐसे ऐसे पूछा था कि भाई ये एग्जामिनर ने कि 30 किलो यहाँ पे डाल दिया था कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी रेखा है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है। सबसे नीचे आपकी आती है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, सेकंड आती है आपकी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड पर मध्य मंडल, फोर्थ पर बाह्य वायुमंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, और लास्ट आती है बहिर्मंडल। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मध्य मंडल की ऊपरी परत, जिसे कहते हैं मध्य सीमा। मध्य सीमा मेसोस्पोज। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी आयन मंडल, आइनोस्फियर। ये मध्य मंडल के बिल्कुल ठीक ऊपर है, 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, तो आपके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक थी स्ट्रेटोस्फियर, 80 किलोमीटर तक आपकी मेसोस्फियर, फिर 80 से 400 किलोमीटर तक आएगी आपकी आइनोस्फियर। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं, और इसी वजह से इसे आयन मंडल कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो जो तरंगे होती हैं वो इसी परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। ठीक है, और जिस वजह से हमारी पृथ्वी पर रेडियो का प्रसारण संभव हो पाता है। अगर ये आपकी विद्युत आवेशित कण नहीं होते, रेडियो तरंगे इस लेयर में नहीं होती, तो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण संभव नहीं हो पाता। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में फिर से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। देखो अभी तक हमारा टेम्परेचर घट रहा था, अब वायुमंडल की ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है? तो नया क्वेश्चन बनाना, तो राइट आंसर क्या रहेगा? आयन मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी संस्तर जो बाह्य मंडल के भी बिल्कुल ऊपर है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा अगर हम बात करें तो परत है, और इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जानकारी प्राप्त करना असंभव सा है। धीरे धीरे फिर ये बिल्कुल बहिर्मंडल जो आपके एग्जोस्फेयर है अंतरिक्ष में मिल जाती हैं और वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं। फिर भी वायुमंडल के पहले 2 संस्तर का ही हम सबसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं, जिसमें आपकी ट्रोपोस्फेयर आती है और स्ट्रेटोस्फेयर आती है। भूगोलवेता ज्योग्राफर भी इन्हीं का ही ज़्यादा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब गाइस यहाँ पर आपका वायुमंडल की संरचना और संगठन कंप्लीट हो गया। अब ये जो छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा है ना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और बच्चे पजल होते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व, तापमान, दाब, वायु दाब होता है ये, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, ये सारे किसके तत्व है? वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी पृथ्वी पर मनुष्य को, उसके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। और इन सबको हम इसी क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9, 10 और 11th में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो टेंशन ना लो, आपको पूरा डिटेल से मैं पूरी क्लास 11th के एनसीईआरटी करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और DSSS भी आने वाला है, होने वाला ये एग्जाम, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा।
तो यहाँ पर निम्न में से क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो सबको पता है, मैंने अभी पढ़ाया, नाइट्रोजन गैस 78.8% वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रोपोस्फियर है, शोभमंडल है। समुद्र, नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी, ये किससे संबंधित है? ये सारे भाई हमारे धूल कण हैं, जिन्हें आर्द्रता ग्राही कण भी कहते हैं और जिनकी वजह से जलवाष्प बादलों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो गाइस 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है बल्कि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। तो ये भी मैंने पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण को तो आने देती है, बट पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है उसको रिलीज नहीं करती, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई इशू नहीं रहा है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। एक बात और गाइस, अगर आप पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। ओके, बाय बाय।